चलिए बल आघूर्ण पढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए बल आघूर्ण। चार क्यों बोलते हैं? या मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण क्या है? ये कोई पिंड है और बिंदु O के परिधा घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये कण है। तो कोई भी वस्तु या पिंड किसी अक्ष के परिधा घूमने के लिए जो स्वतंत्र होता है, घूमने की प्रवृत्ति को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। कोई भी वस्तु या पिंड घूमने की प्रवृत्ति अगर रखता है तो उसी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे लट्टू हुआ, पंखा हुआ, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, किसी भी वस्तु के घूमने की प्रवृत्ति को हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, टाउ से। और बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है ना। ये तो वास्तविक शाब्दिक अर्थ हो गया कि किसी भी वस्तु या पिंड के घूमने की प्रवृत्ति को हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब आइए परिभाषा से बात करते हैं। ये कोई ये पिंड है, बिंदु O के परिधा घूमने के लिए स्वतंत्र है और इधर से हम बल लगा रहे हैं, F न्यूटन का बल लगा रहे हैं ऐसे। और इसके अभिलंब ये दूरी है R। तो जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड या वस्तु, जब कोई पिंड या वस्तु किसी बिंदु O के परिधा घूम रहा है घूम सकता है और इस पिंड पर F न्यूटन का बल लगाते हैं। F न्यूटन का बल लगाते हैं और घूर्णन बिंदु से लंबवत दूरी स्मॉल r है, तब बल
तथा लंबवत दूरी के सदिश गुणनफल को बल तथा लंबवत दूरी के सदिश गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। इस फिगर को भी बना लीजिए और ये शाब्दिक अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया। देखिए, माना कि इस पिंड पर यह पिंड बल लगा रहे हैं और घूर्णन केंद्र से लंबवत दूरी स्मॉल आर है, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? टाउ बराबर यह क्रॉस आर, ये दूरी है। सदिश राशि पर हम लोग वेक्टर चिन्ह चढ़ा देते हैं, तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? बल और घूर्णन केंद्र से जो लंबवत दूरी है, इसी के सदिश गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। कोई भी वस्तु या पिंड क्यों घूमता है? कोई भी पिंड किसी बिंदु के परितः घूमने की घूमता है। क्यों घूमता है? इसे अभी अभी देखे हैं आप, अभी भी देखे हैं, ये कोई पिंड था ऐसे, और ये जो है ये घूर्णन केंद्र वो है, तो ये इस पर दो बराबर विपरीत बल लगने लगे हैं, एक तो इधर और एक इधर। तो किसी भी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत बल जब लगता है, तब वह पिंड घूमने की प्रवृत्ति रखता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त बल आघूर्ण और वामावर्त बल आघूर्ण जब दोनों बराबर हो जाएगा, दक्षिणावर्त बल आघूर्ण और वामावर्त बल आघूर्ण जब दोनों बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा, तभी वह पिंड घूमने की प्रवृत्ति रखता है। समझ रहे ना? तो दक्षिणावर्त बल आघूर्ण और वामावर्त बल आघूर्ण दोनों होता है बराबर। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त बल आघूर्ण का सम और वामावर्त बल आघूर्ण का जो सम होता है वो बराबर होता है। समझ रहे ना? राइट टार्क्यू साइड सम मतलब दक्षिणावर्त बल आघूर्ण का योग और वामावर्त बल आघूर्ण का योग जब ये दोनों बराबर होने लगता है, तभी वह वस्तु या पिंड घूमता है। नोट कर लीजिए। तो जब वो घूमता है तो उसको हम लोग एक शब्द में बलयुग्म कहते हैं, कपल। कपल क्या है? आइए एक बार फिर से समझिए। जब दक्षिणावर्त बल आघूर्ण
और वामावर्त बल आघूर्ण, जब दोनों बल आघूर्ण बराबर हो जाते हैं तो उसी को हम लोग कपल कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। जैसे देखिए ये भी कोई निकाय है, निकाय मतलब पिंड है जिसकी बीच की दूरी स्मॉल डी है। एक इधर बल लग रहा है यह नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ बल लग रहा है यह, दोनों बराबर बल लग रहा है। वो भी एक दूसरे के समांतर एवं विपरीत। देखिए ये समांतर हो गए, ऐसे ही नीचे है, ऐसे ही ऊपर है, तो समांतर एवं विपरीत दो बल लगे हुए हैं। अब क्या होगा, अब जो ये कोई निकाय है, कोई पिंड है, घूमने लगेगा, ये नीचे से लगेगा, ये ऊपर लगेगा तो घूमेगा ही। तो दो बराबर तथा विपरीत समांतर बलों को किसी पिंड पर जब दो समांतर एवं विपरीत बल लगते हैं तो वह किसी बिंदु O के परितः घूमने लगता है। कि इसी की घूमने की प्रवृत्ति को हम लोग बलयुग्म कहते, कपल बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो उत्तोलक है, इसी नियम पर बनाया गया है। मतलब मशीन के अंतर्गत उत्तोलक आता है, और मशीन और उत्तोलक दोनों बल आघूर्ण के अंतर्गत आता है। लिख लीजिए दो शब्द, बल आघूर्ण के अंतर्गत। अब आगे लिखिए यहाँ से नई बात, बल आघूर्ण। अब उसी के आगे न्यू पॉइंट लगा के, स्टार लगा के लिखिए, बोलो नया बात है आप बताने चाहते हैं। बल आघूर्ण के अंतर्गत, बल आघूर्ण के अंतर्गत बल आघूर्ण के अंतर्गत ये सरल मशीन तथा उत्तोलक आता है। उत्तोलक भी मशीन ही है, लेकिन इसको बल आघूर्ण के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है ना। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही जो है मशीन एवं उत्तोलक, मशीन के पार्ट है उत्तोलक, तो दोनों ही मशीन तथा उत्तोलक ये बल आघूर्ण के अंतर्गत आता है। मशीन क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें कम समय में और अधिक सुविधाजनक से किसी कार्य को किया जा सकता है। मशीन वह निकाय होता है, वह युक्ति होता है जिससे हम किसी कठिन से कठिन काम को कम से कम समय में कर लेते हैं, जिसे हम मशीन के नाम से जानते हैं। और मशीन का ही एक पार्ट होता है उत्तोलक, लीवर लाइन लगाइए, उत्तोलक। लीवर LEVER, उत्तोलक। देखिए उत्तोलक एक मशीन ही होता है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूम सकता है। ठीक है ना। उत्तोलक क्या होता है, एक मशीन ही होता है जो किसी निश्चित बिंदु के
चारों तरफ घूम सकता है। अब उत्तोलक में जो होता है 3 बिंदु होते हैं। देख लीजिए, उत्तोलक के 3 अंग होते हैं। उत्तोलक के 3 अंग होता है। आलंब, आयास और होता है भार। आलम के बारे में लिख लीजिए। आलम्ब जिसी तराजू है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। जहां पर आप इसको ऐसे पकड़े रहते हैं, ऐसे, उसी को आलम्ब कहते हैं। आलम का मतलब कि एक निश्चित बिंदु होता है जिसके चारों तरफ, देख लीजिए, आलम्ब एक, हाँ बस वही लिखवा रहा हूँ, निश्चित बिंदु होता है जिसके दोनों तरफ, वह निकाय घूम सकता है। अभी नहीं कह सकते हैं कि दोनों तरफ भार और आयास होता है। भार कभी कभी, मतलब भार आयास ये नहीं है कि भार और आयास के बीच में ही आलम्ब होता है। अभी इसको जब बदलेंगे आप, भार आयास आलम को क्रमशः, तो 3 प्रकार से बदलाएगा ही, और 3 प्रकार से उत्तोलक हो जाएगा। इसका परिभाषा आप लिख लीजिए। आलम एक निश्चित, आलम क्या होता है? एक आलम एक निश्चित बिंदु होता है जिसके दोनों तरफ वह निकाय घूम सकता है। निकाय का मतलब कुछ भी हो सकता है, तराजू हो सकता है, सरौता हो सकता है, चिमटा हो सकता है। बस ये परिभाषा लिख लीजिए कि आलम क्या है। आलम एक निश्चित बिंदु होता है जिसके दोनों तरफ वह निकाय घूम सकता है, उसे ही हम आलम कहते हैं। आयास क्या होता है? आयास लिख लीजिए। उत्तोलक को कार्य करने के लिए उत्तोलक को कार्य करने के लिए जिस बिंदु पर हम बल लगाते हैं, जिस पर हम बल लगाते हैं, उसे ही हम आयास बोलते हैं। ठीक ना? अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब उत्तोलक के प्रकार जब मैं पढ़ाऊंगा, तो ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और भार क्या होता है? उत्तोलक को जिस बिंदु पर कार्य किया जाता है, उत्तोलक जिस बिंदु पर कार्य करता है या रुकावट होता है, लिख लीजिए। उत्तोलक के जिस बिंदु पर
उत्तोलक के जिस बिंदु पर रुकावट होता है या कार्य किया जाता है, जिस बिंदु पर रुकावट या जिस बिंदु में कार्य करता है या जिस बिंदु पर कार्य करता है उसी बिंदु को हम भार कहते हैं। इसको फिर माइंड फिट कर लीजिए। आलम क्या होता है? आलम एक निश्चित बिंदु होता है जिसके दोनों तरफ वह निकाय घूम सकता है। आयस क्या होता है? उत्तोलक को कार्य करने के लिए जिस बिंदु को हम बल लगाते हैं, जिस बिंदु पे हम बल लगाएंगे ना उसी को हम आयस बोलते हैं। भार क्या होता है? उत्तोलक के जिस बिंदु पर रुकावट या जिस बिंदु पर कार्य करते हैं, उत्तोलक जिस बिंदु पर कार्य करता है उसी बिंदु को हम भार कहते हैं। लिख लीजिए उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक तीन प्रकार से होता है। पहला प्रथम वर्ग के उत्तोलक। पहले प्रथम वर्ग का उत्तोलक समझिए क्या होता है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, अब इसमें जैसे आप वो बच्चे जिसमें झूला झूलते हैं, जिस पटरा पे, जिसलिए पहले एग्जाम्पल समझिए तब आप परिभाषा समझना। मान लेते हैं कि एक यहाँ कोई लड़का है बैठा है और एक यहाँ कोई लड़का है ऐसे बैठा है, ठीक है ना। तो ये पटरा है, अप डाउन होता है ना, अप डाउन। तो प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होता है, किसी तख्ते पर दो लड़के झूला झूलते हैं, कैंची हुआ, तराजू हुआ, कैंची तराजू, किसी तख्ते पर झूला झूलते हुए लड़के, ये प्रथम वर्ग के उत्तोलक होता है। और प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम जो होता है बीच में होता है, इसलिए आलम है, आलम बीच में होता है। आयास और भार दोनों क्या होता है? बगल में होता है। अब समझ लीजिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो होता है आलम बीच में होता है। बस यही समझना है हम लोग, यही आपको समझना है कि प्रथम वर्ग का जो उत्तोलक होता है इसमें आलम बीच में होता है, आयास और भार दोनों साइड में होते हैं। समझ में आ गई बात? इसको भूलना नहीं है। प्रथम वर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में आता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम कहाँ होता है? बीच में होता है, और भार और आयास दोनों बगल में होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? कैंची, तराजू, और किसी तख्ते पर दो बच्चे झूला झूल रहे हैं, और भी होगा तमाम प्रथम प्रकार के उत्तोलक में।
लेकिन फिलहाल में इतना ही समझिए। ये तख्ता हो गया, तराजू हो गया, कैंची हो गया, और इसमें आलम बीच में होता है और भार और आयास अगल बगल होते हैं। दूसरी प्रकार के तोलक में जो होता है, अब आलम इधर आ जाएगा, बाएं साइड आ जाएगा। आलम किधर आ जाएगा? बाएं साइड। ये देखिए, भार हो गया, आलम हो गया, यह आयास हो गया। बस इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। आयास लिख रहा हूँ। इसमें इसको दिमाग में फिट करिए अंकित, कि जो आलम होता है पहले तो बीच में होता था, और किधर आ गया? बाएं साइड में। अब बीच में आ गया भार। इसको अच्छे से दिमाग रखिए कि आलम अगर बीच में रहता है तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, भार बीच में रहता है तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। अब इसके अंतर्गत इसको समझ में आ गया कि ये यहाँ पे होता है आलम, बाएं तरफ आलम होता है, यानी बीच में होता है भार, और दोनों साइड में होता है आलम और आयास होता है। भूलेगा नहीं ना, भार बीच में होता है। आलम अगर बीच में हो जाएगा तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, भार बीच में हो जाएगा तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो होता है, ये नीबू छोड़ने की जो मशीन होती है, ये इसको रुक जाइए, इसको पहले समझिए। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ऐसे बढ़िया है ना। इसमें ये कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी है, इसमें आप क्या देखते हैं? हाँ, कचरा जो होता है, तो इसमें क्या आपने देखा कि भार बीच में है। क्यों? सीधा सीधा अर्थ, जिसमें यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कूड़ा ढोने वाली गाड़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। क्यों? क्योंकि इसमें आलम भार जो होता है बीच में होता है। बस सीधा सीधे पहचानिए, भार बीच में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रथम प्रकार का उत्तोलक। और यह किससे किससे बैलेंस होता है? आयास, और ये होता है इधर कहीं आलम होता है। आयास और आलम, आलम से बैलेंस होता है भार। आयास, आलम, आलम मतलब ये टोकरी जो है, और भार आयास, आयास और आलम से भार बैलेंस होता है। आयास का मतलब अभी मैं परिभाषा लिखवाया हूँ ना। आयास का मतलब क्या होता है? जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है, तो बल आप यही से ना बैलेंस कर रहे हैं, यही से ना धक्का दे रहा है। क्यों? आयास की परिभाषा क्या बताया हूँ चंदन? हाँ, मोटे तौर पे ही समझ लीजिए कि जिस बिंदु पे हम बल लगा के यहीं से धक्का देते हैं ना, जिस बिंदु पे बल लगा कर हम धक्का है मतलब देते हैं, तो उसी बिंदु को हम आयास बोलते हैं। और भार क्या होता है?
जिस बिंदु पर कार्य करता है, मोटर तो बेजानी है, तो कार्य यहीं से हो रहा है कि ढक्कन नहीं होता तो कार्य हो पाता नहीं ना। और आलम क्या बोलते हैं, ये भार है ना, आलम यहाँ ये आलम है और ये भार है, भार यही को बैलेंस होता है, यम जी नीचे की तरफ लगता है। देखिए आलम के सिर्फ बिंदु है, जो तरफ दिखाई घूमता है, यहाँ पर कैसे क्या है आलम के बारे में? आलम एक निश्चित बिंदु होता है, हाँ इसके दोनों तरफ वो निकाय घूमता है। हाँ, मतलब ये इधर भी घूम सकता है, इधर घूम सकता है, सीधे जा सकता है, घूमता है। हाथ चक्का हाथ घूमने लगा इसलिए। देखिए ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है, बस जानी भार मध्य में होता है, आयास और आलम अगल बगल होता है, उससे हम दूसरी प्रकार को लगाता है। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी हो गई, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, ठीक है ना। हाँ अच्छा, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन में आपको बता रहा था शुरू में, आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसलिए ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना, यही नींबू को रखते हैं, ऊपर से जब पुश करते हैं तो इसमें सब रस आ जाता है, देखिए नींबू निचोड़ने। तो यह जो है दूसरी प्रकार के उत्तोलक है। अब इसमें ये हो गया क्या, आयास नहीं आलम हो गया। यहाँ क्या हो गया, यही प्रकार हो रहा है ना, यहाँ पे यहाँ से बल लगाया जा रहा है, ये हो गया आयास, नहीं यहाँ बल लगाया जा रहा है। वही ऊपर लगा। अच्छा ये यहाँ तक होता है, यहाँ पर बल लगाते हैं, ये तो हो गया आलम्ब, ये हो गया आयास और भार हो गया बीच में, नहीं समझा। यदि भार बीच में रहेगा तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हो जाएगा, बस ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, अब इसमें